द क्लास 2 बज गए हैं, जितने भी बच्चे आए हैं। अब देख, कल मैंने आपको करवाया था पिच फैक्टर या कॉइल फैक्टर। वो जो पिच फैक्टर कॉइल फैक्टर जो आया था, वो इसलिए आया था कि जो हमारी कॉइल है पूरी वाइंडिंग की, वो 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल पर डिस्प्लेस्ड नहीं होती है। थोड़ी सी कॉइल को हम शॉर्ट कर देते हैं डेलिबरेटली, मतलब चला के हम शॉर्ट करते हैं कॉइल को। उसके कुछ एडवांटेज मैंने कल आपको बताए थे, जिसमें सबसे बड़ा जो एडवांटेज हम चाहते हैं वो ये है कि शॉर्ट पिच कॉइल करने से जो वेव फॉर्म आती है, वेव फॉर्म इज मोर नियरर टू साइन वेव हो जाती है। ठीक है। अब दूसरा जो फैक्टर है वो फैक्टर है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। कल मैंने आपको इनको बता दिया था, ठीक है, कि हमने कल डेरिवेशन की थी के पी इक्वल टू कॉस अल्फा बाई 2 आया था हमारे। इसके न्यूमेरिकल में ईएमएफ इक्वेशन करूंगा, उससे तब करवा दूंगा। तो आज मुझे 2 टॉपिक करवाने हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर और ईएमएफ इक्वेशन। इसके नोट्स मैं आपको पहले डाल चुका हूँ। वीडियो जो लेक्चर मैं ले रहा हूँ अभी, उसको हम यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर देंगे इमीडिएटली आफ्टर फिनिशिंग ऑफ द क्लास। ठीक है। तो देखिए क्या है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, क्यों आता है ये, इसका रीजन क्या है। देखिए कि ये ए का मतलब ऑल्टरनेटर है, ध्यान रखिए कि ऑल्टरनेटर जो बड़े ऑल्टरनेटर होते हैं ना, उसमें एक फेज की जो वाइंडिंग है वो सारी की सारी एक स्लॉट के अंदर नहीं रखी जाती, जबकि बल्कि ये कुछ स्लॉट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। जैसे एन एस 4 पोल की मशीन है आपके, तो एन पोल के अंडर में जितने स्लॉट्स आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आर फेज की वाइंडिंग पूरी की पूरी वाइंडिंग एक ही स्लॉट में आ गई। इसकी बजाय ये जो वाइंडिंग है ये डिस्ट्रीब्यूट होती है डिफरेंट स्लॉट्स में, एक ही पोल के अंडर में। दूसरे पोल के अंडर में तो दूसरा स्लॉट्स है, ठीक है ना। तो एक ही पोल के अंडर में एक स्लॉट में एक वाइंडिंग नहीं आके एक पोल के अंडर में डिफरेंट स्लॉट्स के अंदर वाइंडिंग आती है। ये जो डिफरेंट स्लॉट्स हो रहे हैं जिसके अंदर एक फेज की वाइंडिंग आ रही है, इसको हम कहते हैं पोलर ग्रुप। तो ऑल्टरनेटर के प्रत्येक फेज की वाइंडिंग एक स्लॉट में कंसंट्रेट ना होकर विभिन्न स्लॉट में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, जिन्हें कि प्रत्येक पोल का पोलर ग्रुप कहते हैं। ठीक है। अब हमने क्या देखा था कल कि एन से एस पोल के बीच में जितने स्लॉट हैं उन सब के बीच में कुछ एंगल होता है, इलेक्ट्रिकल एंगल। तो जब आर फेज की वाइंडिंग एक स्लॉट में रख के 3 डिफरेंट डिफरेंट स्लॉट्स में रख रहा हूं मैं, 4 डिफरेंट डिफरेंट स्लॉट में रख रहे हैं, तो क्या होगा, हर स्लॉट का जो ईएमएफ हो रहा है वो एक फेज में नहीं होगा, अलग अलग फेज में होगा। तो टोटल जो वोल्टेज आएगा वो उन सब का वेक्टर सम आएगा। तो इन कॉइल में उत्पन्न होने वाला, हाँ बोलो विक्रम, क्या बोल रहे हो विक्रम। इन कॉइल में उत्पन्न होने वाला ईएमएफ एक फेज में ना होकर अलग अलग फेज में होगा, क्योंकि पोलर ग्रुप के अंडर में आने वाले स्लॉट्स आपस में एक निश्चित कोण पर लगे होते हैं। ये 6 स्लॉट्स हैं एक एन पोल से एस पोल के बीच में, हर एक के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है। तो एक फेज की वाइंडिंग 2 स्लॉट में रखी जाएगी, दूसरी फेज की दूसरे 2 स्लॉट में, तीसरे फेज की दूसरे 2 स्लॉट में। तो पहले और दूसरे स्लॉट के बीच एंगल कितना हुआ आपस में, 30 डिग्री एंगल हो गया। तो इनका जो वोल्टेज है वो एक फेज में नहीं होगा, उल्टा 30 डिग्री होगा। ठीक है। तो अतः परिणामी ईएमएफ इन पोलर ग्रुप के सभी स्लॉट्स में इंड्यूस्ड ईएमएफ के वेक्टर सम के बराबर। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को किस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को हम प्रदर्शित करते हैं के डी से। के डी इक्वल टू ईएमएफ विद डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग अपॉन ईएमएफ विद कंसंट्रेटेड वाइंडिंग। मींस ईएमएफ जब एक फेज की वाइंडिंग अलग अलग स्लॉट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है उस पोलर ग्रुप में, डिवाइडेड बाय पूरी पूरी वाइंडिंग एक ही जगह रखी हुई है वो। तो ये इसका फार्मूला है, KD इक्वल टू ईएमएफ विद डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग अपॉन ईएमएफ विद कंसंट्रेटेड वाइंडिंग। वाइंडिंग हमेशा डिस्ट्रीब्यूटेड ही होगी, या आप ये कह सकते हैं KD इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ पर फेज अपॉन अर्थमेटिक सम ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ पर फेज। ठीक है। वेक्टर सम सदिश योग, प्रेरित विद्युत वाहक बल का सदिश योग अपॉन प्रेरित विद्युत वाहक बल का बीजीय योग, अर्थमेटिक सम। अब देखिए, अब मैथमेटिक्स चालू होगी।
माना बीटा जो है ना, दो स्लॉट के मध्य कोणीय विस्थापन। कैसे निकालते हैं? कल हमने निकाला था बीटा इक्वल टू 180 अपॉन स्लॉट पर पोल। जैसे स्लॉट पर पोल आ रहे 6, तो बीटा कितना जाएगा? 30 डिग्री आ जाएगा। जैसे भी मैंने एग्जांपल दिया, तो 6 स्लॉट हैं, एक पोलर ए एन से एस पोल के बीच 6 स्लॉट हैं, तो हर फेज के लिए कितने स्लॉट फिक्स हो गए? 2। तो 2 स्लॉट के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 30 डिग्री का हो जाएगा। तो माना m जो है ना, वो नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल पर फेज है। जैसे इसमें 2 आए ना भी, तो जनरलाइज क्या ले लिया? m। तो m इक्वल टू नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल पर फेज। तो कुल स्प्रेड एंगल कितना हो गया पहले स्लॉट से लेकर आखिरी स्लॉट तक? दो के मध्य तो एंगल बीटा है, और m अगर स्लॉट से एक फेज से लास्ट फेज, उसी फेज का लास्ट स्लॉट, तो m बीटा क्या कहलाएगा? टोटल स्प्रेड एंगल। आगे समझ में? दिस इज द टोटल स्प्रेड एंगल। ई आर हमने मान लिया वेक्टर सम। व्हाट इज ई आर? वेक्टर सम। ई आर इज और वेक्टर सम, और ई एस एक कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ। एक कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब देखिए एक डायग्राम बनाएंगे हम, इस डायग्राम को आप समझ लीजिए ढंग से। ये ओ कोई भी सेंटर पॉइंट ले लिया हमने, ये एक वाइंडिंग है ये वाली, जिसके अंदर ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है। क्या वैल्यू उसकी? ई एस। एक कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ का मान कितना है? ई एस। ये ई एस। उसी फेज की दूसरी कॉइल जो कि दूसरे स्लॉट में रखी है, कितने एंगल के ऊपर वो वाइंड स्लॉट्स है? बीटा डिग्री के ऊपर। ठीक है, दो स्लॉट के मध्य कोण कितना? बीटा। तो हर वाइंडिंग कितने डिग्री पर होगी? बीटा डिग्री पर। अगले स्लॉट सपोज करो वाइंडिंग और तीसरे स्लॉट में भी है, ये बीटा। चौथे स्लॉट में भी है, ये बीटा। टोटल कितना मान लिया अपन ने? एम। नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल पर फेज कितने हैं? एम। सपोज करो 4 स्लॉट है, तो एम का मान कितना हो जाएगा? 4। तो टोटल स्प्रेड एंगल कितना हो गया? एम इंटू बीटा। ये यहां से लेके यहां तक एंगल कितना हो जाएगा? तो बीटा बीटा ने बीटा बीटा बीटा, तो ये कितना हो जाएगा? एम बीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इन चारों का वेक्टर सम क्या होगा? ये होगा, ए से लेके और एफ तक। ई आर रिजल्टेंट ईएमएफ या वेक्टर सम। ओके, अब इधर देखिए, ये ओ कोई भी बिंदु ले लिया मैंने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई सर्किल का बिंदु ले लिया मैंने, तो ये ओ ए, ओ ये यहां पर, ये ये तो यहां पर ये पूरा एंगल कितना होगा? यहां से लेके यहां तक मैं पेन ले लेता हूं, तो ये बीटा एंगल है ना, मतलब यहां से लेके यहां तक बीटा हो जाएगा, तो दिस एंगल इज बीटा। ये एंगल कितना हो जाएगा? बीटा। मैंने लिखा हुआ है वैसे इसके अंदर, और दोबारा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। दिस एंगल इज बीटा। अब मैंने क्या किया? ओ से परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया, समद्विभाग किया इसका। किसका? इस लाइन का। ठीक है, इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया डी के ऊपर, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? डी। ठीक है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? बीटा बाई 2। ये एंगल बीटा बाई 2। ओके, समझ में आ गया डायग्राम? अब देखिए ट्रायंगल ए डी ओ में, ए डी ओ में, इसको मैंने कोई भी वैल्यू ले ली आर। क्या ले लिया? आर। ए डी ओ। ठीक है, ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाला कर्ण हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, और ये लंब हो जाएगा। ये बेस होएगा, सॉरी ये बेस होएगा ओडी, तो एडी लंब हो जाएगा, और ओ ए कर्ण हो जाएगा। तो साइन एम बीटा बाई 2, ये साइन एम बीटा बाई 2 बराबर क्या होगा? ए डी अपॉन ओ ए। तो ए डी बराबर क्या हो जाएगा? ओ ए साइन बीटा बाई 2। ओ ए क्या है? आर। तो ए डी ओ बराबर क्या हो जाएगा? आर साइन बीटा बाई 2। आगे समझ में नहीं आया? इसमें क्या होगा देखिए, पेन अगर मैं लेता हूं, साइन बीटा बाई 2 बराबर क्या हो जाएगा? साइन बीटा बाई 2 इक्वल टू ए डी अपॉन ओ ए।
तो AD बराबर क्या हो जाएगा OA साइन बीटा बाई 2, और OA बराबर क्या है R, तो ED बराबर हो जाएगा R साइन बीटा बाई 2, जहाँ R क्या है सर्किल की रेडियस है। ES, ये ES है, ये ES, इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया था मैंने, तो ES बराबर क्या हो जाएगा 2AD, ठीक है, ES बराबर 2AD, और AD बराबर क्या है R साइन एम बीटा बाई 2, तो ये हो जाएगा 2R साइन बीटा बाई 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ ES। अब मुझे वैल्यू निकालनी है AF की, AF की वैल्यू निकालनी है AF बराबर क्या हो जाएगा 2AB, ये B है नॉट बीटा, AF बराबर 2AB, तो ट्राइंगल OAB में ये 90 डिग्री है, ये कर्ण है, ये आधार है, ये लंब है, तो AB बराबर क्या हो जाएगा R साइन एम बीटा बाई 2, ये टोटल एंगल कितना था एम बीटा, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा एम बीटा बाई 2, ये देखिए लिख रखा है मैंने एम बीटा बाई 2 यहाँ, ओके। हाँ बोलिए, ठीक है। वेक्टर सम ER बराबर AC बराबर 2AB, तो ट्राइंगल AOB में AB बराबर R साइन एम बीटा बाई 2, ER बराबर हो जाएगा 2AB, ये देखिए ER बराबर 2AB, तो 2ES साइन एम बीटा बाई 2, 2R साइन एम बीटा बाई 2 तो वेक्टर सम तो हो गया ये 2R साइन एम बीटा बाई 2, और अर्थमेटिक सम हो गया ये, अच्छा ये देखिए ES का मान ये आया था ना 2R साइन एम बीटा बाई 2, तो टोटल कितने 4 है, या M मान लो, M स्लॉट में वाइंडिंग डिस्ट्रीब्यूटेड है आपकी, तो टोटल अर्थमेटिक सम कितना हो जाएगा MES इक्वल टू M इंटू 2R साइन बीटा बाई 2, तो वेक्टर सम कितना आया 2R साइन एम बीटा बाई 2, तो KD बराबर वेक्टर सम अपॉन अर्थमेटिक सम विच इज इक्वल टू KD इक्वल टू 2R साइन एम बीटा बाई 2 अपॉन 2R और आएगा यहाँ, यहाँ R हो आएगा 2MR, R यहाँ बना देता हूँ मैं, ध्यान रखिए, R यहाँ हो रहा है, ठीक है, ये आ रहा है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, R से R कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा साइन एम बीटा बाई 2 अपॉन M साइन बीटा बाई 2, तो दिस इज अवर KD, KD बराबर साइन एम बीटा बाई 2 अपॉन M साइन बीटा बाई 2, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होगा। आगे समझ में, तो इस डेरिवेशन को बस समझ लेना ढंग से। अब हम करेंगे EMF इक्वेशन। हेलो सर। हाँ जी बोलो बोलो हाँ जी बोलो, बोलो सर। वो टू साइन बीटा बाई 2 वो आप कैसे कर रहे थे सर? एक मिनट, ये वापस लेके आना पड़ेगा ना, वापस लेके आना पड़ेगा बस। ये रहा, ये रहा। दिख रहा है क्या, दिख रहा है क्या, दिख रहा है क्या? यस सर। दिख रहा है, हाँ आप बोलो क्या कह रहे हो। दिख रहा है, हाँ आप बोलो क्या कह रहे हो। सर वो डायग्राम है ना वहाँ, ये आगे डायग्राम, ये आगे डायग्राम। सर ये एडी जो आपने इसकी एक भुजा ले रखी, ये एल्फा साइन बीटा बाई 2 है क्या? ED बराबर 2A, ये आर साइन बीटा बाई 2 बराबर 2A, सॉरी ES बराबर 280, सॉरी ES बराबर 280, ये ES है, इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया मैंने, ये सर इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया मैंने। क्यों सर? अरे वो तो डेरिवेशन करने के लिए ES का मान निकालना है, तो डेरिवेशन करने के लिए ES का मान निकालना है, ये ES का मान निकालना है ना, तो इसको परपेंडिकुलर ES का मान निकालना है ना, तो इसको परपेंडिकुलर और ES बराबर 280 हो जाएगा, और ES बराबर 280 हो जाएगा, और AD बराबर 2R साइन बीटा बाई 2 होगा, इस वाले AD बराबर 2R साइन बीटा बाई 2 इस वाले ODA में निकालेंगे, या ADO ADO में निकाल, ये AD है, ये कर्ण हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, OD आधार, AD लंब हो जाएगा, OD कर्ण हो जाएगा,
ठीक है, अब ये दिख रहा है ईएमएफ इक्वेशन, यस सर। एक बार मैं वापस करूँ इसको यार, कई बार तो दिखता नहीं है। ओके, ठीक है ना। अब हम डेराइव करेंगे ईएमएफ इक्वेशन। इसकी ईएमएफ इक्वेशन बिल्कुल आसान है, सिंपल फार्मूला है। माना z जो है ना प्रति फेज चालकों की संख्या है, प्रति फेज चालकों की संख्या है z। वाइंडिंग कैसे होती है? कौन आ रहा है ये? देखिए वाइंडिंग कैसे होती है, ये इस तरह से होगी वाइंडिंग, इस तरह से वाइंडिंग होती है, ऐसे 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 और ऐसे, फिर आगे जाती है। ये पूरा एक टर्न कहलाता है। कितने कंडक्टर हुए इसमें? एक और एक, दो। तो एक टर्न में कितने कंडक्टर हैं? दो। ठीक है, समझ में आ गया? तो प्रति फेज चालकों की संख्या z, तो टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? 2 इंटू टी। एक टर्न में कितने हुए? दो। तो जहां t नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज है, p नंबर ऑफ पोल, आ गया, p नंबर ऑफ पोल्स, f प्रेरित विद्युत वाहक बल की आवृत्ति, फाई फ्लक्स पर पोल वेबर के अंदर, और केडी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर अभी हमने किया था साइन एम बीटा बाई 2 अपॉन एम साइन बीटा बाई 2, और केपी और केसी पिच फैक्टर वो होता है कॉस अल्फा बाई 2। ठीक है, और के एफ फॉर्म फैक्टर, के एफ जो है वो फॉर्म फैक्टर है, रूप गुणक जिसको आप कहते हो, और साइन वेव के लिए इसका मान होता है 1.11, ध्यान है ना। और एन मान लिया रोटर की स्पीड आरपीएम में। ठीक है, नेक्स्ट। अब मैंने मान लिया रोटर के एक चक्कर में प्रत्येक चालक द्वारा काटा गया फ्लक्स। देखिए फाई क्या है? फ्लक्स पर पोल। टोटल पोल कितने हैं? पी। तो एक चक्कर में कितना फ्लक्स काटा जाएगा? 5 इंटू पी, ये 5 इंटू पी। ठीक है, तो डी फाइव बराबर कितना हो जाएगा? 5 इंटू पी। अब एक चक्कर में लिया गया समय, चक्कर में कितना? एन आरपीएम है, मतलब एक मिनट में एन चक्कर काटेगा। तो एक चक्कर में कितने मिनट लगेंगे? 1/n मिनट लगेंगे, ये 1/n मिनट लगेंगे। ठीक है, तो सेकंड कितने हो जाएंगे? 60 से गुणा कर दो, 60/n सेकंड। तो डी फाइव बराबर 5p आया और डी टी बराबर आया 60/n। अब इसलिए एक चक्कर में औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है? इंड्यूस ईएमएफ डी फाइव बाई डी टी। इंड्यूस ईएमएफ इज डी फाइव बाई डी टी। तो डी फाइव बाई डी टी बराबर क्या हो जाएगा? 5p, और डी टी बराबर 60/n। तो औसत विद्युत वाहक बल ई बराबर हो जाएगा, एन ऊपर आ जाएगा, 5pn/60 वोल्ट। ये आपके प्रेरित विद्युत वाहक बल आ जाएगा एक चक्कर के। ठीक है, n बराबर 120f/p होता है। तो ये जो n की वैल्यू है यहाँ पे 120f/p लिख दिया, तो 5p/60 इंटू 120f/p, p से p कट गया, 60 से 120 कट गया, तो 2 बच गया, तो 2f5 वोल्ट बचा। औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल एक चालक में कितना होगा? 2f5 वोल्ट। तो कुल औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा? टोटल चालक को गुणा कर दें जेड से, टोटल आ जाएगा, और जेड बराबर 2t है, तो कितना आ जाएगा? 4f5t वोल्ट। जेड बराबर 2t है, तो ये हो गया 4f5t वोल्ट। ये पूरे चालकों में एक औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल है। दिस इज द एवरेज वैल्यू ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ऑल द कंडक्टर्स।
लेकिन देखिए यदि वाइंडिंग आपकी, अच्छा, लेकिन फॉर्म फैक्टर क्या होता है? आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। ठीक है, तो आरएमएस वैल्यू बराबर क्या हो जाएगा? फॉर्म फैक्टर गुणा एवरेज वैल्यू। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का आरएमएस मान क्या होगा? के एफ इंटू औसत मान। ठीक है, तो ई बराबर क्या हो जाएगा? 4F/T इंटू के एफ। वॉट इज के एफ? के एफ की वैल्यू 1.11 है। किसके लिए? साइन वेव के लिए। ठीक है, अब यदि देखिए कॉइल शॉर्ट पिच है तो ईएमएफ में क्या करेंगे हम? जितना भी प्रेरित विद्युत वाहक बल आ रहा है उसको गुणा कर देंगे केसी से या केपी से। तो यदि कॉइल शॉर्ट पिच है तो कुल ईएमएफ में केसी से गुणा कर दिया। यदि वाइंडिंग डिस्ट्रीब्यूटेड है तो पूरे ईएमएफ को किससे गुणा कर देंगे? केडी से। तो क्या आ जाएगा? ई बराबर 4 केडी केसी के एफ एफ वाई टी वोल्ट पर फेज। ये पर फेज वैल्यू आएगी, आरएमएस वैल्यू आएगी प्रेरित विद्युत वाहक बल की। जहाँ पे केडी क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होगा साइन एम बीटा बाई टू अपॉन एम साइन बीटा बाई टू। के सी पिच फैक्टर या कोयल फैक्टर कॉस अल्फा बाई टू। के एफ फॉर्म फैक्टर 1.11। एफ फ्रीक्वेंसी 5 फ्लक्स पर पोल और टी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द वाइंडिंग। और के एफ 1.11 है तो 1.11 अगर मैं के एफ की वैल्यू रखूंगा तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4.44 के डी के सी एफ वाई टी। ये है आरएमएस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज। देखिए पर फेज है, ध्यान रखना है आपको। एक तो अगर लाइन वोल्टेज निकलवाता है स्टार कनेक्शन के अंदर तो इस पूरे को √3 से गुणा करना पड़ेगा। और ये वैल्यू कौन सी है? दिस इज द आरएमएस वैल्यू। इसको बार बार लिखने जरूरत है कि ऊपर हमारे एवरेज वैल्यू था, उसको फिर हमने मल्टीप्लाई कर दिया फॉर्म फैक्टर से, तो ये हो गया आरएमएस वैल्यू। तो दिस द आरएमएस वैल्यू ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द ऑल्टरनेटर। तो या तो ये फार्मूला रख लीजिए आप, ई बराबर के 4 इंटू के डी के सी के एफ एफ वाई टी वोल्ट पर फेज। के डी इज डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, के सी कॉइल फैक्टर या पिच फैक्टर, के एफ फॉर्म फैक्टर 1.11, के सी कॉइल फैक्टर कॉस अल्फा बाई टू, के डी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर साइन एम बीटा बाई टू अपॉन एम साइन बीटा बाई टू, एफ फ्रिक्वेंसी 5 फ्लक्स पर पोल, टी टर्न। और के एफ की वैल्यू साइन वेव के लिए 1.11 होती है तो 1.11 आप रख दीजिए यहाँ पर। तो ये 4.44 के डी के सी एफ वाई टी। ये डेरिवेशन एग्जामिनेशन पे हर 1-2 साल में पूछ ली जाती है, ढंग से डेराइव कर लीजिए आप इसको। कोई दिक्कत हो तो मेरे से आप फ़ोन पर पूछ लीजिए। नोट्स मैंने अपलोड कर दिए हैं और जब ये लेक्चर अभी मैं यूट्यूब के ऊपर इसको अपलोड कर दूँ। और कुछ पूछना है आप लोगों को? पूछना है कुछ?